Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी के करंट अफेयर्स को ख़त्म किया था और इस लेक्चर में हम सोशल इश्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में थी। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बेसिकली डिक्लाइन हुआ है पिछले सालों के कंपैरिजन में। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? बेसिकली 5 साल से कम बच्चों की अगर डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब डेथ, और अंडर 5 मतलब 5 साल से कम उम्र के अगर बच्चों की डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी। और रेट क्या होता है कि कितने बच्चे बेसिकली मान लो 1000 लाइव बर्थ्स हुए, है ना, 1000 बच्चों का जन्म हुआ तो उनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जो 5 साल के अंदर मर गए, है ना, जिनकी डेथ हो गई, उनको हम उसको उस रेट को जब हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो वो बेसिकली डिक्लाइन हुआ है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। तो ये हमको याद रखने वाली बात है। इसमें ये नहीं डिक्लाइन देखना नहीं है कि कितना डिक्लाइन हुआ है, पिछले साल 32 था, इस साल 16 हो गया है, तो ऐसा कुछ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने का। बस आपको ट्रेंड याद रखना है कि डिक्लाइन हुआ है, हाँ बस डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो वो भी डिक्लाइन हुआ है। 32 था 2018 में, वो 32 हो गया है। पहले वो 129 था 1971 के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो 1971 के कंपैरिजन में 2018 में वो 32 हो गया है ना। पहले 129 था, अब वो 32 हो गया है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? अगर यही चीज़ जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट थी, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में क्या हो रहा था? 5 साल से कम बच्चों की डेथ हो रही थी, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है? इन्फेंट की डेथ होती है। इन्फेंट मतलब 1 साल से कम उम्र के अगर बच्चों की डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। तो अगर मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए हैं ना, और उसमें से 1 साल के अंदर जितने बच्चों की डेथ हो गई, तो उस रेट को जब हम निकालेंगे कि कितने 1000 में से कितने ऐसे बच्चे थे जिनकी 1 साल में डेथ हो गई, विद इन 1 ईयर डेथ हो गई, उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो किसका सबसे ज़्यादा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और नागालैंड में सबसे लोवेस्ट है। ये आपको याद रखना है। कितना है ये याद रखने का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद होना चाहिए कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा है जिसमें IMR। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और नागालैंड में सबसे कम है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट आता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का, ठीक है। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड 28 डेज ऑफ एज एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? अंडर 5 से जब हम नीचे नीचे आ रहे हैं तो टाइम कम होता जा रहा है। अंडर 5 में लेस देन 5 ईयर्स था, है ना, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में लेस देन 1 ईयर था, है ना। और नियोनेटल में क्या होता है? लेस देन 28 डेज़ होता है, ठीक है। तो जब से पैदा हुआ से लेकर अगर 28 डेज़ के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं नियोनेटल, है ना। इसको हम बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। पर 1000 में सारी चीज़ें पर 1000 में एक्सप्रेस होती हैं एक्सेप्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो जितने भी चाइल्ड से रिलेटेड मोर्टेलिटी है ना, जैसे अंडर 5 मोर्टेलिटी हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई, नियोनेटल मोर्टेलिटी हो गई, ये सारे पर 1000 लाइव बर्थ्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। अंडर 5 में लेस देन 5 ईयर्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में लेस देन 1 ईयर, है ना, और नियोनेटल में लेस देन 28 डेज़, बर्थ एंड 28 डेज़ के बीच में अगर उसकी डेथ हो गई तो उसको हम बोलते हैं कितना? उसको हम बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल क्या होता है? माँ की अगर डेथ हो जाए, है ना। मैटरनल मतलब माँ। मैटरनल अगर माँ की डेथ हो जाए, है ना, पर 1 लाख, इसमें पर 1 लाख लाइव बर्थ्स हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1 लाख लाइव बर्थ्स में कितनी ऐसी मदर्स थी जिनकी डेथ हो गई, दैट इज़ कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो वो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये भी डिक्लाइन हुआ है। कितना, कहाँ से कहाँ हुआ है? बेसिकली अगर हम 2015 से 17 की बात करें तो उस टाइम 122 था, अभी कितना है? 2016-18 का जो डेटा हमारे पास है उसमें ये 113 हो गया, ठीक है। तो MMR जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ये आपको याद रखना है। और आपको डिस्टिंक्शन ये याद रखना है कि ये 1 लाख लाइव बर्थ में कैलकुलेट होता है,
बाकी जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं जैसे अंडर 5 इन्फेंट और नियोनेटल, ये सब पर 1000 बर्थ्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, पर 1000 कैलकुलेट होते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो पर 1 लाख बर्थ्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में मदर की डेथ होती है, उसको हम काउंट करते हैं कि कितनी मदर की डेथ हुई है, और जो बाकी मोर्टेलिटी रेट्स हैं जैसे अंडर 5 इन्फेंट और नियोनेटल, इसमें हम बच्चे की डेथ को देखते हैं, है ना। अगर हम हाईएस्ट बात करें तो हाईएस्ट कहाँ है, ये असम में है। हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट असम में है 215 का। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं कितना है, बस आपको ये याद रखना है कौन सा स्टेट है, असम। असम में सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। लोएस्ट कहाँ है, केरला में। ऑब्वियसली केरला में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है केरला, है ना। एजुकेशन रेट बहुत हाई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत हाई हैं, है ना, तो इस वजह से केरला में सबसे लो है, ठीक है। उसके बाद बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है। बर्थ रेट मतलब कितने लाइव बर्थ्स हुए पर 1000 डिलीवरीज, तो उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। कितना बेसिकली बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ बर्थ रेट। डेथ रेट कितनी डेथ हो रही है, ठीक है। तो दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो नेट हमारा पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आता है, ठीक है, नेट एडिशन आता है कितना पॉपुलेशन में हो रहा है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। बिहार में हाईएस्ट बर्थ रेट है 26.2 का, एंड अंडमान एंड निकोबार में लोएस्ट बर्थ रेट है कितना, 11.2 का, ठीक है। तो बर्थ रेट कितने बर्थ हो रहे हैं, ठीक है, और डेथ रेट कितने डेथ हो रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट डेथ रेट। छत्तीसगढ़ का डेथ रेट सबसे ज़्यादा है, 8 पे है, और दिल्ली का कितना है, 3.3 पे, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा डेथ रेट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा बर्थ रेट कहाँ पर है, बिहार में। सबसे कम बर्थ रेट कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। अगर हम टोटल फर्टिलिटी क्या होता है, फर्टिलिटी मतलब कितनी माएँ ऐसी हैं, मतलब एक जो मान लो मदर है वो कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। जैसे मॉर्टेलिटी में डेथ हो रही थी, फर्टिलिटी में बर्थ को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक मदर कितने बच्चों को बर्थ देती है, दैट इज़ कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट, कितनी फर्टाइल है बेसिकली, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न और लाइकली टू बी बॉर्न टू अ वुमन इन हर लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम में कितना एक वुमेन जो है कितने बच्चों को बर्थ देती है, दैट इज़ कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। अभी कितना है, 2.1 है, दैट इज़ कॉल्ड द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। क्यों रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई देखो, मान लो अभी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। इन दोनों ने कॉपुलेट किया तो 2 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। 2 बच्चे पैदा हुए तो इन्होंने बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेस किया है ना। कोई भी पॉपुलेशन में एडिशन नहीं हुआ है, दिस इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, है ना। मान लो यही दोनों कॉपुलेट करके अगर एक बच्चा पैदा करते तो डिक्रीज़ हो जाता उसमें, है ना, क्योंकि इन दोनों के बदले एक बच्चा आया है। ये दोनों मरेंगे तो बस इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बस एक ही बच्चा है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, है ना। तो जो पहले पॉपुलेशन थी वही पॉपुलेशन रहेगी, वही पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यू जनरेशन, है ना। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल। अब आप सोचोगे तो यार 2 का 2 होना चाहिए ना, 2.1 क्यों है ना। 2.1 इसलिए है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता ना कि मान लो ये 2 लोग हैं, ये लोग कॉपुलेट करके 2 ही बच्चे पैदा करेंगे। कभी कभार 3 हो जाते हैं, कभी कभार 4 भी हो जाते हैं, और कभी कभार किसी की डेथ भी हो जाती है ना। मान लो आपने 2 बच्चे पैदा किए, ठीक है, लेट से, है ना, और किसी एक की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो इसको अकाउंट करने के लिए हम इसको 2.1 करते हैं, ताकि अगर कोई डेथ वगैरह हो तो वो इसमें अकाउंटेबल हो पाए। समझ में आ रहा है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट बेसिकली क्या होता है कि कितने बर्थ आप दे रहे हो, है ना। एक माँ जो है वो कितने बच्चों को बर्थ देती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। और रिप्लेसमेंट लेवल कितना है, 2.1 है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब कि आप अगर एक मेल और एक फीमेल ने अगर कॉपुलेट किया तो वो दोनों मिलके 2 अगर बच्चे 2.1 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट, मतलब उनकी जनरेशन जो है वो रिप्लेस हो गई है, ठीक है। अभी अभी एक्चुअली ये 2.1 है, और इसी को ही हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ डिक्लाइन। पहले ये बहुत ज़्यादा था, 3-4 के आसपास चलता था, है ना। आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो इसको अभी कम होके कितना हो गया, 2.1 हो गया, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स में हुआ है, जैसे केरला वगैरह ने अचीव कर लिया है, 2.1 से कम है वहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ में अभी भी ज़्यादा है, जैसे बिहार वगैरह है, वहाँ पे अभी भी ये जो रेट है वो 2.1 से ऊपर है, ठीक है। तो एवरेज में अगर आप पूरे इंडिया का निकालोगे तो 2.1 है, ठीक है। सेफ मदरहुड एश्योरेंस स्कीम, सुमन इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, सुमन इनिशिएटिव क्या है, सेफ मदरहुड एश्योरेंस इनिशिएटिव। इसमें क्या है, किसका, पहली बात तो किसका इनिशिएटिव है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको ये मिनिस्ट्री याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मिनिस्ट्री का है, ठीक है। तो सेफ मदरहुड एश्योरेंस स्कीम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है। इसमें क्या होगा, हम
मैटरनल और जो न्यू बॉर्न डेथ्स हैं जो हमने पीछे बात की है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसको हम ज़ीरो करेंगे, ठीक है। उसको हम जितना भी अभी हमने देखा था ना कितना है, ये अभी 32 है 2018 में इन्फेंट, तो उसको हमको कितना करना है, ज़ीरो करना है। ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 है, इसको कितना करना है, ज़ीरो करना है, ठीक है। तो ये इस स्कीम का वो है टारगेट है कि हम क्या करेंगे, मैटरनल और जो न्यूबॉर्न डेथ्स हैं उसको हम ज़ीरो करेंगे, ठीक है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है अंडर द स्कीम। इसमें हम अब ये कैसे इंश्योर कैसे करेंगे कि ये मैटरनल और जो न्यूबॉर्न डेथ्स है वो ज़ीरो हो जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ा के, है ना। हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे प्रेग्नेंट मदर्स को, जो न्यूबॉर्न होंगे उनको अच्छी केयर देंगे, तभी हम ये कर सकते हैं। और ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम ऐसे करेंगे प्रेग्नेंट वुमन को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करके। तो जैसे मान लो गाँव में प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको एक्सेस नहीं होता अच्छा हेल्थ केयर का, तो उनको अच्छा हेल्थ केयर एक्सेस देंगे, फ्री में हेल्थ केयर एक्सेस देंगे, है ना। तो इसमें यही होगा, फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलेंगे मदर्स अप टू 6 मंथ्स आफ्टर द डिलीवरी एंड ऑल सिक न्यू बॉर्न। तो जो भी न्यू बॉर्न्स हैं और जो मदर्स हैं उनको 6 महीने तक फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसमें जैसे टैबलेट्स होती हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं, वो सब दी जाएंगी, है ना। रेगुलर चेकअप्स दिए जाएंगे, तो ये सब आप करा सकते हो, ठीक है। ज़ीरो एक्सपेंस डिलीवरी होगी एंड सी सेक्शन फैसिलिटी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड कॉम्प्लिकेशन। सी सेक्शन मतलब जिसमें आप ऑपरेशन करके होता है ना, एक तो होता है कि नेचुरल बर्थ हुआ है ना, नेचुरल बर्थ हुआ है, और एक होता है जिसमें आप सर्जरी के थ्रू होता है, तो उसको हम बोलते हैं सी सेक्शन। तो ज़ीरो एक्सपेंस उसमें उसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं आएगा, फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। आपके घर से लेकर हॉस्पिटल तक बसेस चलेंगी जिसमें आपको कभी आपने रूरल एरियाज़ में देखा होगा घर पे डिलीवरी हो जाती है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, उसके लिए हम फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर डिनाइल ऑफ सर्विसेज एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। आप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे अगर जाते हो, अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हो, है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी डॉक्टर आपको रिजेक्ट कर दे कि भाई नहीं, हम आपको डिलीवरी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, ठीक है। सर्विसेज क्या क्या हैं इसमें, 4 एंटीनेटल, जो सर्विसेज की मैं बात कर रहा था, क्या क्या हैं, 4 एंटीनेटल चेकअप्स हैं, मतलब डिलीवरी के पहले चेकअप होंगे 4, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स 1 चेकअप ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आयरन फोलिक एसिड दी जाएंगी, टैबलेट दी जाएंगी, टिटनेस और डिप्थीरिया के इंजेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इस सुमन इनिशिएटिव में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के हमको सुमन इनिशिएटिव में करना है क्या है, हमको एमएमआर और आईएमआर को कम करना है, और वो हम कैसे करेंगे, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ा के करेंगे, ताकि प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं और जो हमारे न्यूबॉर्न्स हैं उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाए। स्पेशली हम ये इंश्योर करेंगे कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे एटलीस्ट जो है फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं। तो वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे पहला जो न्यूज़ में था वो था स्टेम, जो साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर वुमेन इन इंडिया, है ना, उसके लिए कोलैबोरेशन हुए, कौन क्या हुआ है, डीएसटी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जो आईबीएम इंडिया है, उसने 2 कोलैबोरेशन अनाउंस किए हैं। पहला है विज्ञान ज्योति, दूसरा है विज्ञान परिसर। तो विज्ञान ज्योति में क्या है, विज्ञान ज्योति में बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो ये स्टेम है वही साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसको बूस्ट देंगे गर्ल्स स्टूडेंट्स के, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट्स को इस फील्ड में जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है इसमें बूस्टअप करने के लिए इनिशिएटिव्स देंगे, वो है विज्ञान ज्योति। उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये आया है, क्या आया है, विज्ञान ज्योति। ज्योति से आप समझ लो लड़की है, विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे ही नाम से भी आप जज कर सकते हो कि ये STEM से रिलेटेड होगा। STEM का आपको मालूम होना चाहिए कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो विज्ञान ज्योति किससे रिलेटेड है, स्टेम में बेसिकली हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट्स के अमंग गर्ल्स स्टूडेंट्स हम प्रमोट करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी को, उसके लिए है विज्ञान ज्योति। और विज्ञान परिसर में क्या है, विज्ञान परिसर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसमें विज्ञान प्रसार परिसर बोल रहा हूँ मैं, विज्ञान प्रसार है। विज्ञान प्रसार क्या है, एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जिसमें हम साइंस के साथ इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंगेज विद साइंस ऑफ विज्ञान प्रसार एम्स टू बिल्ड इंटरेस्ट एंड क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस विद स्टूडेंट्स टीचर्स साइंटिस्ट कनेक्टिंग द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे जो 10th में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली जो हम करियर डिसाइड करते हैं वो 10th के बाद ही करते हैं, 11th और 12th में ही तो हम PCM वगैरह लेते हैं ना, हम अपना करियर डिसाइड करते हैं कि हमको साइंस लेनी है या फिर हमको कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, जो भी XYZ लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करके उनको हम
इसमें बेसिकली अवेयरनेस देंगे और उनमें उस साइंस में हम एक्सपोजर देंगे। कैसे देंगे? जैसे मान लो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया के, जैसे आईआईटीज़ हो गए, है ना, एनआईटीज़ हो गए, तो वहाँ से हम मेंटर्स लाके इन स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग टाइप देंगे, ठीक है, ताकि इनका एक्सपोजर बढ़े साइंस और मैथ्स में, मतलब वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका एक्सपोजर बढ़े। तो उसके लिए क्या लाए हैं? विज्ञान प्रसार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर गैप को प्लग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं? तो उसमें एक किरण स्कीम है। किरण का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। देखो ये फुल फॉर्म भी अगर आप याद रखोगे ना तो भी आप स्कीम के बारे में बता सकते हो। पूरे स्टेप्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो इसमें क्या है, कब लॉन्च हुआ था? 2013 में आया था। किसके अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं सारे वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, और इसमें क्या होता है, किरण स्कीम में जितने भी वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं ये सारे एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगे। किस में? किरण स्कीम में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो बेसिकली हम रिसर्च फील्ड में वुमेन्स का जो रोल है उसको हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वुमेन, इसमें एक स्कीम है, इसके अंडर एक स्कीम है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। इसमें हम क्या करेंगे? करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे JRF होती हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप वगैरह होती हैं ना, वो सब हम वुमेन्स को प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग फेलोशिप्स टू अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। तो जो भी अनएम्प्लॉयड वुमेन हैं, साइंटिस्ट हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, क्या देके? फेलोशिप देके, ठीक है। तो ये है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, जो किसके अंडर है? ये किरण स्कीम के अंडर ही है, ठीक है। फिर दूसरी आती है क्या? क्योर प्रोग्राम। क्योर प्रोग्राम में क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सेलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो नाम से ही अगर आप देखोगे तो क्या है? यूनिवर्सिटी रिसर्च को बढ़ाने की बात की गई है थ्रू इनोवेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ जो वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, ओनली वुमेन यूनिवर्सिटीज़ आर बीइंग सपोर्टेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च लेबोरेटरीज टू इन्हांस वुमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन। तो बेसिकली पूरा जो ये इनिशिएटिव है, इसका मकसद क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, है ना। तो वो हम क्या कर सकते हैं? वो हम कैसे कर सकते हैं? वुमेन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ बढ़ा के, ताकि मोर वुमेन जो हैं वो रिसर्च में आगे परस्यू करें स्टडीज़, है ना, जॉब के लिए ना जाएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनोवेशन करें, ठीक है। तो ये जो स्कीम्स हैं ये सब इसीलिए वुमेन ये किरण स्कीम के अंडर है, ठीक है। इसमें एक है क्यूरी स्कीम। क्यूरी स्कीम में क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सेलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें सिर्फ वुमेन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके वहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़ को हम बढ़ाएंगे, ताकि वुमेन का एक्सपोजर बढ़े। और एक और स्कीम की हमने बात की थी, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। इसमें क्या होगा कि जो ऐसे वुमेन साइंटिस्ट हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको हम फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे, ताकि वो रिसर्च करें आगे, ठीक है। समझ में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और है इंडो यूएस, और क्या हुआ है इसमें? इंडो यूएस फेलोशिप फॉर वुमेन इन STEM। अब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेडिसिन, ठीक है। तो जो STEM था उसमें एक और है, मैं आप ऐड कर दो, मेडिसिन भी ऐड कर दो। तो उसमें इंडिया यूएस एक फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसमें क्या होगा कि जो इंडियन वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको यूएस के प्रीमियर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे फेलोशिप मिलेगी, ताकि वो वहाँ जाके अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ में जाके अपना रिसर्च कर पाएँ, ठीक है। It aims to enrich and enhance teaching and learning of science and mathematics at senior secondary level by providing free online resources to every girl with a focus on special incentives and support to 100 selected disadvantaged girls per year। तो इसमें बेसिकली यही है कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसकी टीचिंग को इन्हांस करेंगे, उसके एक्सपीरियंस को इनरिच करेंगे, ताकि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें, ठीक है। इसमें एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि भाई 1000 हम ऐसी लड़कियों को डिसएडवांटेज गर्ल्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। किसमें? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। समझ आया? फिर एक और है बायोकेयर। बायोकेयर में क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, बायो आ गया तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है बायोकेयर का। इसमें क्या है? ये DBT का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंडर एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है? इट मेनली फोकसेस ऑन करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल जेनरिक स्टेटमेंट है कि भाई जो वुमेन साइंटिस्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में उनको हम फोकस करेंगे, उनका करियर को डेवलप करेंगे, ठीक है। और 55 साल तक की एज के जो वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको हम इसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन में एक एक्ट आया था, कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, है ना, 2005 का पुराना लॉ है, न्यूज़ में था, ये देख लेते हैं। इट इज़ अ सिविल लॉ विच क्या है ये, इट इज़ अ सिविल लॉ विच फोकसेस ऑन रिलीफ्स गिवन टू द अग्रीड वुमेन सच एज कंपेंसेशन, प्रोटेक्शन, राइट टू रेजिडेंस इन शेयर्ड हाउस होल्ड एक्सेट्रा। तो इसमें बेसिकली ये जो डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन को एक्ट आया था। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जैसे मान लो घर में घर में कोई मेल जो है वो अब्यूज़ कर रहा है, अपनी वाइफ को मार रहा है या पीट रहा है ना, या फिर घर में रहने नहीं दे रहा है, तो दिस इज़ ऑल अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो इससे रिलीफ देने के लिए, है ना, ये लॉ आया था, ठीक है। इसमें क्या है, इट एंश्राइन्स प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन विच इंडिया रेटिफाइड इन 1993। तो इंडिया ने एक कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है, ग्लोबल कन्वेंशन है, क्या नाम है उसका, यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो इसको इंश्योर करने के लिए, इनकी प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करने के लिए ये एक्ट आया था, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो अब्यूज़ पर्टेनिंग टू मैरिटल रेप हैं, इनको एक्सक्लूड किया गया, इसमें ये कवर नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैरिटल रेप को कवर नहीं किया गया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस अगर हम देखें तो इस लॉ में क्या है कि वुमेन, इसमें क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल जो कंपेंसेशन है वो वुमेन सीख कर सकती है कि भाई मेरा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मेरे को फाइनेंशियल कंपेंसेशन चाहिए, मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, है ना। जो अब्यूज़र है उससे वो ये सब ले सकती है, क्या, कंपेंसेशन। बेसिकली यहाँ पे भी वही है, कंपेंसेशन आप ले सकते हो, है ना। और ही इज़ लाइबल टू पे, जो भी जिसने भी किया है अब्यूज़, ही इज़ लाइबल टू पे यू अ कंपेंसेशन, ठीक है। ये हो गया। और क्या पॉइंट्स हैं इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, राइट टू सिक्योर हाउसिंग। राइट टू सिक्योर हाउसिंग मतलब जो वुमेन चाहे जहाँ पे भी रहना, है ना, अगर वो चाह रही है कि आपके साथ वो नहीं रहेगी, आप वो अलग रहेगी और सिक्योरिटी के साथ रहेगी, तो उसको आपको ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली राइट टू रिसाइड इन मैट्रिमोनियल और शेयर्ड हाउस होल्ड, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मान लो अब्यूज़र जो है वो बोले कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, मैं अपने घर से इसको निकाल रहा हूँ, तो आप नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। शी हैज़ अ राइट टू सिक्योर हाउसिंग, शी हैज़ अ राइट टू रिसाइड इन मैट्रिमोनियल, जहाँ पे वो रह रही है, और शेयर्ड हाउस होल्ड वेदर और नॉट शी हैज़ ओनली टाइटल्स और राइट्स इन द हाउस होल्ड, ठीक है। राइट चाहे उसका है चाहे नहीं है, ठीक है, वो रह सकती है, ठीक है। दिस राइट इज सिक्योर्ड बाय अ रेजिडेंस ऑर्डर विच इज़ पास बाय कोर्ट, ये कोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर पास किया था, उसमें ये इंक्लूडेड है, ठीक है, समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।